बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 107 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसकी बात सुनकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? वह चंद में खामोश रहा, फिर उसे रास्ते में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बताने लगा और फिर ये भी पूछे बगैर ना रह सका कि उसे मेरे बारे में कैसे पता चला। जब तुम थाईलैंड से निकले थे तो वांग विंग याय ने मुझे टेलीफोन पर तुम्हारे बारे में बता दिया था। मास्टर हैंग पाई ने कहा, मुझे बहुत दिनों से तुम्हारा इंतज़ार था। मैं देखना चाहता था कि वो कौन है जिसके लिए वांग विंग याय जैसा शख्स इतना बेताब है। उसका इंतखाब गलत नहीं हो सकता। गुज़िश्ता रात पूहान की सराय में जो कुछ भी हुआ उसका भी मुझे इल्म हो चुका है। वो दोनों यूरोपियन चंद रोज पहले यहाँ आए थे और गुंडागर्दी करते फिर रहे थे। तुमने जिस तरह उनका उलिया बिगाड़ा है वो उसी के मुस्तहिक थे। मेरी फाइट सिर्फ एक से हुई थी, दूसरे को तो मैंने हाथ तक नहीं लगाया। उसका उलिया तो इन दोनों ने बिगाड़ा था। मैंने पीछे बैठी हुई जानकी और चीकू की तरफ इशारा किया। वांग विंग याय ने तुम्हें सोना बना दिया है। यहाँ तपस्या की भट्टी से तुम कुंदन बनकर निकलोगे, मास्टर हैंग पाई ने कहा। और उसके बाद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें होती रही और फिर मुझे ये भी पता चल गया कि मास्टर हैंग पाई के बारे में यहाँ के लोग क्यों नहीं जानते थे। हैंग पाई उसका असल नाम था जिसे महाराज और उसकी उम्र के लोग ही जानते थे, जबकि यहाँ वो मंगशूल के नाम से जाना पहचाना जाता था। और हम हैंग पाई के नाम पूछते रहे थे और बिलाकर हमें एक बूढ़े ही ने उसका पता बताया था। हम तकरीबन 1 घंटा वहाँ बैठे रहे। मास्टर हैंग पाई देर तक लीशी जान को हमारे बारे में हदायत देता रहा और फिर हम उसके साथ गार से बाहर आ गए। मास्टर लीशी जान हमें एक और गार में ले आया। ये गार ज्यादा बड़ा नहीं था। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ 2 आदमी पहले ही से रह रहे थे। यहाँ 2 जापानी शागिर्द रह रहे हैं। मास्टर लीशी जान ने कहा, इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है ये कमरा तुम तीनों के लिए काफी होगा। हमें सिर्फ सोने की जगह चाहिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो दिन हमारी आज़ादी का दिन था। मास्टर लीशी जान ने हमें इजाज़त दे दी कि अगर हम चाहें तो आज का दिन घूम फिर कर इस शहर से वाकफियत हासिल कर सकते हैं। उसने फाकू का कोची नाम के एक तालिब इल्म को हमारा गाइड मुकर्रर कर दिया। कोची को देखकर मुझे कांग याद आ गया। कोची की उम्र 30-32 के लगभग थी। दरमियाना कद, शरीरा बदन, लंबे बाल जिन्हें वो गर्दन पर चुटिया की तरह बांध लिया करता था। वो 2 साल से यहाँ था। वो जापान के साहिली शहर बेकार रहने वाला था। जहाँ कुछ अर्सा उसने 1 साल तक तरबियत हासिल की, लेकिन वो उससे मुतमईन नहीं था। फिर थाई कोंडू कैंप में चला गया। वहाँ भी मुतमईन नहीं हुआ तो शाओलिन टेम्पल आ गया, जहाँ इब्तदा से कुंग फू की तरबियत का आगाज किया। 2 साल पहले में वो बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन उसका ख्याल था कि अभी वो इब्तदाई मदारज में है और आगे चलकर उसे बहुत कुछ सीखना है। कोची की रिहाइश इसी इमारत में थी जो अब हमें दिया जाने वाला था। उसका सामान वहीं रखा हुआ था। उसने चीकू और जानकी को भी देखा। औरतों का नेम और यहाँ लिबास उसके लिए कोई नई बात ना थी, लेकिन जानकी को देखकर न जाने क्यों उसकी नजरें खुद ब खुद झुक गई थी। उसने पत्थर के छोटे से चबूतरे पर रखे हुए अपने सूट केस में से हल्के नीले रंग की एक टी-शर्ट निकाल कर जानकी की तरफ बढ़ा दी और एक तरफ इशारा कर दिया। एक तरफ कंबल तान कर गार का एक छोटा सा हिस्सा अलग कर दिया गया था। जानकी ने मुस्कुराकर कोची की तरफ देखा और कंबल के पिछली तरफ चली गई और 2-3 मिनट बाद शर्ट तब्दील करके बाहर आ गई। चीकू हमारे साथ जाने को तैयार नहीं थी। वो आराम करना चाहती थी। उसे यह भी अंदेशा था कि अगर रात वाले यूरोपियन गुंडों से आमना सामना हो गया तो झगड़ा होगा। हमने भी साथ चलने के लिए उस पर जोर नहीं दिया। दरिया पार करके हम शहर में आ गए। ये वाकई एक छोटा सा शहर था। कोची में सबसे पहले शाओलिन टेम्पल ले गया। बहुत बड़ी इबादतगाह थी। मरकजी हाल में एक बड़े चबूतरे पर गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा संगी मुजस्समा इस्तादा था। ये इबादत का कई हिस्सों में मुनक़सम थी। एक दूर अफ्तादा हिस्सा इबादत और रियाजत के लिए मखसूस था। ज़माने कदीम में बुद्ध के पैरोकार नरवान की तलाश में दुनिया को तज कर यहाँ आते होंगे। उस जमाने में ये जगह आबादी से दूर दराज और अलग थलग समझी जाती थी। इबादत और रियाजत में किसी मुदाखलत का अंदेशा नहीं होता था। रहब पूरी यकसोई से रियाजत में मसरूफ रहते होंगे, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही थी। अब तो ये जगह बड़ी पुरहंगाम जगह थी। इबादतगाह का कंट्रोल बहरहाल अब भी बख्शुओं के पास था। हम तकरीबन 2 घंटे तक इबादतगाह के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते रहे। एक बख्शु भी हमारे साथ था जो कोची को जानता था। वो हमें इबादतगाह के बारे में बताता जा रहा था। इबादतगाह से निकलकर कोची हमें मुख्तलिफ जिम्नाजियम में घुमाता रहा। हर जिम्नाजियम में रौनक थी। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि यहाँ मार्शल आर्ट की तरबियत हासिल करने वालों में 90% तादाद गैर मुल्कियों की थी। कोची बता रहा था कि बाद लोग तो 2-3 महीने रह कर ही वापस चले जाते हैं। ऐसे लोग किसी नाम निहाद मास्टर को रकम देकर सनद हासिल कर लेते थे, जिसे वो अपने शहरों में जाकर इस्तेमाल करते थे और बाद लोग कई साल तक यहाँ तरबियत हासिल करते थे। बुध की शाम यहाँ बड़ी रौनक होती है, कोची बता रहा था। बुध की शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक हर जिम्नाजियम में बाउट होते हैं, जिनमें जेर तरबियत मार्शल आर्टिस्टों को अपनी अपनी सलाहियतों को परखने का मौका मिलता है। महीने में एक मरकजी जिम्नाजियम में चैलेंज मुकाबले होते हैं जो बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज होते हैं। उन मुकाबलों के दौरान में बाज़ औक़ात नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आते हैं और मास्टर को मुदाखलत करनी पड़ती है। हम मुख्तलिफ जिम्नाजियम में घूमते रहे। एक जिम्नाजियम से बाहर निकलते ही मैं ठिठक कर रुक गया।
सामने से वही लंबे बाल वाला नौजवान आ रहा था जो गुज़िश्ता रात जानकी और चीकू के हाथों पिट चुका था। जानकी ने भी उसे देख लिया था। लंबे बाल वाला वो गुंडा जिम्नाजियम में जा रहा था। हमें देखकर वो रुक गया। उसके ऊंट सूजे हुए थे और दाएं रुखसार पर भी नीला सा धब्बा नजर आ रहा था। रात को मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं सका था, लेकिन अब अंदाजा हो रहा था कि जानकी और चीकू ने उसकी अच्छी खासी मुरम्मत कर डाली थी। वो हमारे सामने रुककर खूनख्वार नजरों से बारी बारी मुझे और जानकी को घूरने लगा। एक सरसरी निगाह उसने कूची पर भी डाली। हेलो, जानकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसके होंठों पर इश्तियाल दिलाने वाली मुस्कुराहट थी। उसकी बवें तन गई। वो चलना में जानकी को घूरता रहा, फिर मेरी तरफ रुख करके एक उंगली उठाते हुए बोला, कल की रात मैं भूला नहीं हूँ। ट्रूडर भी अभी अपनी चोटें सहला रहा है, लेकिन वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तुम भी कल रात के वाक़े को जहन में रखना। ट्रूडर? ओह, मैंने कहा शायद तुम उस गंजे की बात कर रहे हो। मैं उसे बिल्कुल नहीं भूला, लेकिन तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? हम तुम लोगों को यहाँ से भागने नहीं देंगे, उसने सर्द लहजे में कहा। हम भागने के लिए यहाँ आई नहीं। तुम्हारा ये ऊँट ठीक हो जाए तो मुलाकात करना, मैंने कहा। और मैं दुआ करूंगी कि उस वक्त तक तुम्हारा किसी और लड़की से आमना सामना ना हो जाए। जानकी के ऊँटों की मुस्कुराहट गहरी होगी। वो पैर पटकता हुआ जिम्नाजियम में दाखिल हो गया। ये शायद उन दोनों में से एक है जिनकी गुज़िश्ता रात तुमने पिटाई की थी, कोची ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसे तो मैंने छुआ भी नहीं था, इसका उलिया तो जानकी और चीकू ने बिगाड़ा था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ हमें एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले आया। खाना खाने के बाद वो हमें फिर घुमाता रहा और मुख्तलिफ जिम्नाजियम और मास्टर्स के बारे में बताता रहा। शाम से जरा पहले हम वापस आ गए। इस मरतबा रस्से के पुल से गुजरते हुए जानकी को जरा भी खौफ महसूस नहीं हुआ था। कुची और उसके साथी का सामान उस गार से हटा दिया गया और हम तीनों के लिए लकड़ी के तख्त बिछा दिए गए थे। रात को मास्टर लीशी यान ने बताया था कि सुबह 5 बजे हमें जगा दिया जाएगा। इन पहाड़ियों में लातादाद गार थे जहाँ मुख्तलिफ मास्टर्स ने अपने ठिकाने और जिम्नाजियम बना रखे थे। यहाँ न सिर्फ बिजली बल्कि टेलीफोन का निज़ाम भी मौजूद था। दिन भर आवारा गर्दी करते हुए हम थक गए थे, इसलिए रात को जल्दी सो गए और फिर सुबह ठीक 5 बजे मास्टर लीशी यान ने हमें जगा दिया। जानकी चीकू को जगाने की कोशिश करती रही, मगर वो उठकर नहीं दी। मैं और जानकी गार से निकलकर मास्टर लीशी यान के साथ चल पड़े। इन गारों को देखकर मुझे बचपन में स्पेन के बारे में देखी हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म याद आ गई थी, जिसमें बताया गया था कि शहरों में तमाम तर सहूलतें होने के बावजूद स्पेन के बाशिंदे पहाड़ी गारों में रहना पसंद करते थे। इन गारों में उन्हें तमाम तर शहरी सहूलतें हासिल थी। यही सूरत यहाँ भी थी। इन पहाड़ियों के गारों में भी एक पूरा शहर आबाद था। लीशी जान एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था। तंग सी पगडंडी थी, अभी फजा में अंधेरा सा था, रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। जानकी मेरे आगे थी, उसे 1-2 मरतबा ठोकरें भी लगी थी और उसे मैंने गिरने से संभाला था। ये पहाड़ी 500-600 फुट बुलंद थी। ऊपर एक हमवार सा मैदान था और मास्टर हैंग पाई एक पत्थर पर आलती पालती मारे बैठा हुआ था। हम उसके सामने अदब से झुके और उसका इशारा पाकर सामने 2 दानों होकर बैठ गए। पथरीली जमीन पर इस तरह 2 दानों होकर बैठना खासा तकलीफ देता, लेकिन जाहिर है हम अपनी मर्जी से किसी और तरह नहीं बैठ सकते थे। मुझे यकीन है वांग विंग जाए ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया होगा। वो किसी ऐसे शख्स को यहाँ मेरे पास नहीं भेज सकता जिसका दिल खाली और सीना खोखला हो। मास्टर हैंग भाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें कुछ इब्तदाई बातें बताना चाहता हूँ, जिनसे तुम्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई भिड़ाई का नाम नहीं, और भी बहुत कुछ है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मार्शल आर्टिस्ट जिन खुसूसियात का हामिल होता है वो 5 बुनियादी असूलों पर मबनी है। ख्वाहिश, इरादा, इसार, अमल और डिसिप्लिन। अपनी ज़ात और दुनिया के लिए ये एक ख्वाहिश है कि हम इसे बेहतर देखना चाहते हैं। जिंदगी हमसे तकादा करती है कि इस चैलेंज से ओहदा बरा हूँ। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ज़ाती दिफा का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी और मुदाफ़त के अमल तक महदूद है, यानी अपने जिस्म की हिफाजत कैसे की जाए और अपना दिफा कैसे किया जाए। ये दुरुस्त है कि जिस्म आदमी की शनाख्त और पहचान का जरिया है, और वो जिस्म जिसकी रूह मर चुकी हो हम उसे नबातात का दर्जा तो दे सकते हैं लेकिन आदमी नहीं कह सकते। मार्शल आर्ट का तालिब इल्म इब्तदा ही में इस हकीकत को जान लेता है कि बदन का दिफा करते हुए वो दरअसल रूह का दिफा कर रहा होता है। जिस्म को बहरहाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जहाँ तक ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक है तो इसका मफ़हूम समझने के लिए तालिब इल्म को अपना गहरा और मुसलसल मुशाहिदा करना चाहिए और अपनी फितरत का गहरा मुतालिया करना पड़ता है। किताबों, लेक्चरारों और खारजी हदायत से एक तरह की इमदाद और रहनुमाई हासिल होती है, मगर ज़ात का मुशाहिदा और मुताला करने के लिए दिल और रूह को टटोलना पड़ता है। मास्टर हैंग भाई खामोश हो गया। मैं खामोश बैठा उसकी तरफ देख रहा था। दिन का उजाला फैलने लगा था और ठंडी हवा चल रही थी। सुकून और सकूत था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मास्टर हैंग भाई दोबारा बोलने लगा तो उसकी आवाज़ रूह की गहराइयों में उतरती हुई महसूस हो रही थी। मार्शल आर्टिस्ट को मालूम है कि ज़ात का सुराग लगाना आसान नहीं होता, वो कह रहा था, और ये काम एकदम से नहीं हो जाता। आदमी जब तक जिंदा रहता है उसे तगय्युर, गौर खोज जैसे अमल से मुसलसल गुजरना पड़ता है। दर हकीकत ज़ात का ये सफ़र उस वक्त तक ख़त्म नहीं होता जब तक जिंदगी कायम रहती है। उसके लिए मुशाहिदा, इम्तिहान, सीखना, इर्तकाज़े ज़रूरी होता है। ज़ात के सफ़र के दौरान में एक मार्शल आर्टिस्ट पर जो कुछ मुनकशिफ होता है
वो बाज़ औक़ात हैरान कुन भी होता है और वो खौफ ज़दा कर देने वाला भी, लेकिन बहरहाल इसका इनाम भी मिलता है, बशर्ते कि ये इख्तियार करने की जुरात कर ली जाए। मार्शल आर्ट के तालिब इल्म के लिए बुनियादी बात यह है कि वो ज़ात को पहचाने। उसका इल्म बहुत से सरबस्ता राज खोलता है और ज़िंदगी की हकीकतों को बेनकाब करता है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर मार्शल आर्ट्स का तालिब इल्म रूहानी पहलू को इस कदर अहमियत देता है कि रूह की पालीदगी के लिए इतने कड़े इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है और इतनी कठिनाइयों और आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, तो फिर उसके जिस्मानी पहलू को नज़रअंदाज क्यों नहीं कर दिया जाता? जिस्म का क्या काम है, वो कहाँ काम आता है? इसका जवाब ये है कि जिस्म की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। जिस्म के बगैर रूह अपने अमल की कुव्वतें खो देती है। ये रूह का साथी है और रूह इसके जरिए हुकूमत करती है, इसलिए जिस्म को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम जिस्म को वास्ता बनाकर माशरे में दूसरों से राब्ता करते हैं और मेल मिलाप बढ़ाते हैं। जहाँ तक ज़ात का ताल्लुक है तो वो मुनफरद और तन्हा होती है, उसमें माशरत पसंदी होती है, वो तंजीम का ख्याल रखती है। इसलिए हर फर्द का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो माशरे में अपना मस्बत किरदार अदा करे, ख्वाह इनफरादी सतह पर नाकाम ही क्यों ना हो। ताओइज़्म का बानी लफ्ज़ कहता है कि सुकून और अमन पसंदी से ज़िंदगी बसर करो, न फितरत से उलझो, ना आपस में लड़ो, अपने दोस्तों और साथियों को अपनी ज़ात से नुकसान ना पहुंचाओ। अगर तुमने ये सिफात अपनी ज़ात में पैदा कर ली तो फिर दुनिया का कोई शख्स तुमसे नहीं लड़ेगा। अपने साथ होने वाली ज़्यादती के बदले मेहरबानी करो। जो लोग तुम्हारे साथ अच्छे हों उनके साथ अच्छे रहो और जो तुम्हारे साथ दुश्मनी करें उनके साथ भी अच्छाई करो। मुखलस शख्स के साथ मुखलस रहो और जो तुम्हारे साथ मुखलस ना हो उसके साथ भी इखलास बरतो। नरम तरीन शय सख्त तरीन शय से टकराने की ताकत रखती है। दुनिया में सबसे कमजोर और नरम चीज पानी है, लेकिन किसी सख्त से सख्त और मजबूत से मजबूत चीज के साथ टक्कर लेने वाली उससे ज्यादा ताकतवर चीज कोई और नहीं हो सकती। मार्शल आर्ट का माहिर भी कुछ ऐसी ही खामोश कुव्वतों का हामिल होता है। किसी मुहिम जू और मार्शल आर्ट के माहिर दोनों में ये बातनी कुव्वत यकसां तौर पर मौजूद होती है। ये अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपनी गलतियों की इस्लाह भी खुद ही करते हैं। तारीख उठाकर देख लो, ये बातनी कुव्वत तुम्हें दुनिया के हर बड़े आदमी में दिखाई देगी। मिसाल के तौर पर सुकरात को ले लो, उसे मालूम था कि उसे जहर पिलाया जा रहा है, मगर उसने ये प्याला बिला तजब्जब पी लिया, क्योंकि उसका यही अमल उसकी उम्र भर की तालीमात को जिंदा रखने वाला था। बीथोवन बहरा हो गया, लेकिन फिर भी उसने मौसीकी की दुनिया को नए सुरों से आशना कर दिया। नोआ राग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा है। मास्टर हैंग भाई एक बार फिर खामोश हो गया। दिन की रोशनी कुछ और निखर आई थी। मैंने ना तो झुका हुआ सर उठाया और ना ही इधर उधर देखने की कोशिश की। मेरे दाएं बाएं जानकी और मास्टर लीशी यान बैठे हुए थे। उनके जिस्म भी साकत थे और सांस जैसे थम गई थी। मास्टर हैंग भाई कह रहा था, बिलाशुबा ये वो लोग थे जिनका जज्बा अजीम था और जिन्होंने अपनी रूह की उमंग को जिस्म के तकाज़ों के हम आहंग करके फन पारे तख्लीक किए। उसके साथ ही उन्होंने ये भी ख्याल किया कि माशरती तौर पर उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उन्हें ये जिम्मेदारियां किस तरह संभालनी हैं। दुश्वारियों और मुसीबतों के बावजूद उन्होंने खंदा पेशानी से अपने मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि वो रूहानी तौर पर मजबूत और ताकतवर थे। मार्शल आर्टिस्ट भी इन्हीं मानों में रूह और जिस्म की अजमत और माशरे की मुदाफत के नुमाइंदे समझे जाते हैं। मार्शल आर्टिस्ट किसी जात के जिस्म की रूह का दिफा करता है जो कि माशरे से वाबस्ता होता है। मुहिम बाजू की तरह किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए जरूरी नहीं कि वो अपने हरीफों से बेहतर तौर पर साजो सामान से आरास्ता हो, बल्कि सारा जोर इस पर होता है कि उसके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी रूह है अपनी जात की चमक और दमक को नुमाया कर सके। इनफरादी महारत का तमाम तर दारो मदार इन सवालों के जवाबात में पहना होता है जो मुसलसल सामने रहते हैं, यानी मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मार्शल आर्ट से मर्तबे और हैसियत में कोई इजाफा नहीं होता, मगर आदमी के ख्यालात बुलंद हो जाते हैं और इसकी जुरात और हौसले में इजाफा होता है। एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट अपनी इन्हीं खुसूसियात में इजाफा करता रहता है, जबकि तालिब इल्म अपने मास्टर जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह दोनों तरक्की की मनाजिल तय करते रहते हैं, जिससे एक सेहतमंद माशरा तश्कील पाता है। जरूरी नहीं कि कामयाब मार्शल आर्टिस्ट अपने से कमतर साथी के मुकाबले में जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ज्यादा हो। दरहकीकत कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार ज़ात के नज़रिए पर है, यानी ये कि अपनी ज़ात के बारे में उसका नुक्ता नज़र क्या है, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और किस समत में जा रहा हूँ। जैसे सवालात के मुतालिक जब वो दुरुस्त नज़रिया और जवाबात रखता है तो एक मास्टर की हैसियत से उसका मर्तबा बुलंद होता रहता है। लेकिन अगर इन सवालों के मुतालिक उसके ज़हन में कोई वाज़ेह नज़रिया नहीं होता या उसके जवाबात बुज़दिलाना नोयत के होते हैं तो उसका नतीजा नाकामी की सूरत में निकलता है, जबकि वाज़ेह नज़रिए के हामिल मास्टर कामयाबी की सीढ़ियाँ तय करता चला जाता है। जिंदगी के दूसरे शोबों में आजमूदा कार और पुख्ता लोग नो आमोज लोगों को नसीहत करते हैं कि वो ज़रा आहिस्ता काम करें, तेज़ी ना दिखाएं, जबकि एक तजर्बाकार मार्शल आर्टिस्ट अपने शागिर्दों का हौसला बढ़ाता रहता है, किसी भी मरहले पर उनका जोश व खरोश सर्द नहीं पड़ने देता। मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस ज्यादा मुश्किल नहीं, इसके सीखने वाले को पाबंद रहना पड़ता है, इसलिए हद बंदी भी करनी पड़ती है। जब वो इस मरहले से मुसलसल गुजरता रहता है तो उसकी रूह बालिदगी हासिल करती है।
मास्टर हैंक भाई एक बार फिर खामोश हो गया। इस मर्तबा उसने झुका हुआ सर उठाकर देखा। वो अब भी बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था। उसकी कमर में जरा भी खम नहीं था। उसका रुख मशरक की तरफ था। उसकी नजरें उफक पर तैरते हुए बादल के एक टुकड़े पर मरकूज थी। फितरत हमेशा एक अच्छी उस्ताद रहती है, वो कह रहा था। समंदर की मौजें चट्टानों से सर टकराती और जाग उड़ाती हैं। सूरज नहायत आबोताब से निकलता और फिर डूब जाता है। मौसम पाबंदी से मुकर्रर वक्त पर अपना मिजाज तब्दील करते हैं। इसके अलावा मौत और जिंदगी का एक मुसलसल चक्कर चलता रहता है। ये सब के सब कायनात के मुजाहरे ही नहीं बल्कि फितरत की कुव्वत और नमू का इजहार भी करते हैं। जिंदगी के दूसरे शोबों में नई नई टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल पसंदीदा अमल नहीं होता, मगर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ऐसा नहीं। यहाँ इस हुनर का माहिर हमा वक्त कोशां रहता है कि पुराने दाव पीछों को नई समत और नया रुख दे सके। मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस आदमी से मुकम्मल कमिटमेंट का मुतालबा करती है। इसमें मादी नशो-नुमा भी पहना है और रूहानी तरक्की भी। इसके सामने थ्योरी और एक्शन दोनों चीजें हैं और ये काम एक पूरी उम्र का मुतकाजी होता है। मार्शल आर्ट्स में एक आदमी की बातनी और ज़ाहिरी दोनों फितरतें सामने रखी जाती हैं। फितरत से रूह कशीदा की जाती है और उससे कुव्वत हासिल होती है। मार्शल आर्ट फितरत के साथ ताउन करता है। फितरी जवाहिर की सलाहियतों पर ही उसकी इमारत तामीर होती है। कानून कुदरत है कि सिर्फ मौजूद तरीन ही जिंदा रहता है। मार्शल आर्ट्स किसी एक मुकाम पर मुस्तकिल नहीं रहता। वो अपनी महारत बढ़ाने के लिए हर लम्हा मुतर्रा को मशगूल रहता है। वो एक ही वक्त में हरीफ भी होता है और दोस्त भी। वो जाती नशो नुमा के लिए किसी भी किस्म की क़यादत से दरेग नहीं करता। जीत ताकत का मुजाहरा नहीं होती। ये दरअसल उसी कामयाबी का नाम है जो आदमी अपने मिशन की तकमील की शक्ल में हासिल करता है। जीत हकीकतन एक तामीरी चीज है, तकरीबी नहीं। मार्शल आर्ट का माहिर वही कुछ करता है जो ऐन फितरत के मुताबिक है। मसलन फितरत में तगय्युर का अंसर मौजूद है। मार्शल आर्ट का माहिर कभी जामद नहीं रहता। वो ना तो बागी होता है और ना ही लकीर का फकीर। उसमें फिक्र का मादा तो होता है लेकिन खौफ नहीं होता। वो इख्तलाफ तो करता है लेकिन किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। किसी आदमी में सब्र व तहम्मुल, गौर व फिक्र, इस्तगराक व तंजीम जैसी खसूसियात फौरन और अचानक नहीं उभरती। मार्शल आर्ट का तालिब इल्म उन्हें पूरे गौर और सरगर्मी से हासिल करता है। ये एक मुश्किल अमल होता है और इसके लिए वो कुर्बानियां देता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्शल आर्ट किसी फलसफे का नाम है? इसका जवाब है नहीं। दरहकीकत ये हुनर जिस्म और रूह के इश्तराक का नाम है। ये उस लतीफ तवादुन का नाम है जो ख्याल व अमल से बनता है। जब एक माहिर जंगजू लड़ता है तो वो बैठकर सोचता नहीं, वो जंग के दौरान में ख्याल व अमल पर होता है, क्योंकि जिस्मानी मुकाबले में ख्याल को अमल में डालने का मौका नहीं होता। मार्शल आर्ट की फिलासफी को अमली शक्ल में देखा जाए तो पता चलेगा कि यहाँ जिस्म की तरबियत जरूरी होती है। अगर जिस्म तरबियत याफ्ता ना हो तो दिमाग को अमल करने के लिए ये हालात मौजूद नहीं हो सकते। इसलिए मार्शल आर्ट में जिस्म और ख्याल को यकसां अहमियत दी जाती है। मैंने कल से जानकी की तरफ देखा। मुझे योगा की प्रैक्टिस थी। मैं इस पोजीशन में भी कई घंटों बैठा रह सकता था, मगर जानकी इसकी आदी नहीं थी। वो कुछ बेचैनी सी महसूस कर रही थी। अब तक जो बहस हुई है उससे ये भी इल्म हो जाएगा कि आजकल अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास इस कदर बढ़ क्यों गया है। मास्टर हैंक भाई कह रहा था, आज के पुरंगाम दौर में आदमी ऐसे हालात से दो चार है जहाँ उसके पास अपनी हिफाजत के लिए मौजूद ज़राए नहीं रहे। इसके पास ऐसे साथी भी नहीं होते कि वो ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए उनकी समत रुजू कर सके। हमारे समाज में तंजली बड़ी तेज़ी से पैदा हो रही है। दिन दाड़े लोगों को अगवा किया जा रहा है। कत्ल और डकैतियाँ हो रही हैं। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। दरअसल पुलिस के पास इतने वसाइल भी नहीं है कि पूरी तरह हालात पर काबू पा सके, और यही वजह है कि लोग उनकी कारकर्दगी से सख्त बेजार हैं। पुलिस शहर के शुतर बेमहार नौजवानों को कंट्रोल करने में नाकाम है। जराइम की शरह बढ़ रही है। हर जहन पर खौफ तारी है। आलम यह है कि असल मुजरिम तो आज़ादी से दंदनाते फिरते हैं और खानापुरी के लिए पुलिस अक्सर बेगुनाहों को पकड़ लेती है। अक्सर झूठी गवाहियों पर बेगुनाहों को सजा भी हो जाती है। ये सूरत अक्सर औकात जिम्मेदार लोगों के इल्म में भी होती है, लेकिन वो भी चुप रहते हैं। मार्शल आर्ट की मकबूलियत का राज भी इसी में है। और अब ये इल्म सिर्फ लड़ने का इल्म नहीं बल्कि खुद हिफाजती का इल्म बन गया है। इल्म आदमी को अंदरूनी और बैरूनी दोनों खतरों से बचाता है।